प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम चर्चा करेंगे कौटिल्य के राजा संबंधी विचार में राजा के कार्य एवं शक्तियाँ। क्या बेटा? कौटिल्य के राजा के कार्य एवं शक्तियाँ। जैसा कि मैंने यहाँ नोट भी किया है, कौटिल्य जो कि प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारक हैं। कौटिल्य राजा संबंधी विचार चल रहा है हमारा। राजा संबंधी विचार में आज हम राजा के कार्य एवं शक्तियों की चर्चा करेंगे। लेक्चर नंबर 32, यस, लेक्चर नंबर 32। अब चूँकि कौटिल्य के राजा संबंधी विचारों का हम अध्ययन कर रहे हैं, मैंने आपको अच्छे से बता दिया है बेटा कि देखो, अगर आपको कौटिल्य के राजा संबंधी विचारों को बेहतर तरीके से समझना है तो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र के अंतर्गत राजा के बारे में जो अपने विचार व्यक्त किए हैं उसको समझना ज़रूरी है। और कौटिल्य ने अपनी रचना अर्थशास्त्र में राजा संबंधी विचारों को समझाने के लिए विशेषकर 6 वर्गों में या भागों में विभाजित किया है। मतलब कौटिल्य के राजा संबंधी विचारों को समझना हो तो इसको 6 टुकड़ों में 6 भागों में विभाजित कर करके आप समझें। अगर 6 भागों में विभाजित कर कर इसको समझते हैं तो आप कौटिल्य के राजा संबंधी विचारों को अच्छे से समझ सकते हैं। अब वो 6 भाग कौन कौन से हैं? जैसा मैंने यहाँ लिखा भी है, राजा के संपूर्ण विवरण को निम्न भागों में बांटा जा सकता है। मतलब कौटिल्य ने अपनी रचना अर्थशास्त्र के अंतर्गत राजा के बारे में जो अपने विचार व्यक्त किए हैं उन सभी विचारों को जो है निम्न भागों में, मतलब 6 भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1, राजा के व्यक्तिगत गुणों में योग्यता। इसके ऊपर मैंने लेक्चर अपलोड कर दिया है। शिक्षा लेक्चर अपलोड कर दिया है। राजा की दिनचर्या लेक्चर अपलोड कर दिया है। आज हम इसका चौथा भाग ले रहे हैं, कार्य एवं शक्तियाँ। क्या? कार्य एवं शक्तियाँ। यहाँ पर मैंने एक लिखा है कारण क्योंकि आज के लेक्चर में हम केवल इसका एक ही भाग ले रहे हैं, पर वैसे जो है चौथा भाग है आज, कार्य एवं शक्तियाँ। और इसके बाद में 5वां है राजा का नियंत्रण, जिसकी चर्चा हम लेक्चर नंबर 33 में करेंगे। और राजा के कर्तव्य, इसकी चर्चा हम लेक्चर नंबर 34 में करेंगे। यस बेटा। तो आज हम केवल राजा के कार्य एवं शक्तियाँ ले रहे हैं। मतलब ये बात आपको समझना है कि भी कौटिल्य की राजा संबंधी विचारों को यदि अच्छे से समझना हो तो ये 6 के 6 भाग हमारी समझ में आने चाहिए। बेटा, मैं आपको ये विश्वास दिला रहा हूँ कि मैं प्रतिदिन जो एक लेक्चर अपलोड करता हूँ वो इसलिए करता हूँ कि मैं मेरे विद्यार्थियों को अच्छे से राजनीति विज्ञान समझा सकूँ। इसलिए मैं राजनीति विज्ञान की गहराई में जा कर के राजनीति विज्ञान में गोते लगाता हूँ, तैरता हूँ, डूबता हूँ, जिससे मैं मेरे विद्यार्थियों को अच्छे से समझा सकूँ। ये आपको ध्यान रखना है। और जो विद्यार्थी हमारे चैनल से जुड़ चुके हैं उन्हें कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है, किसी को 1 रुपया देने की ज़रूरत नहीं है, कोई कोर्स खरीदने की आवश्यकता नहीं है। आप जिस रूप में समझाता हूँ उस रूप में समझते चलिएगा। जैसा कि अरस्तु ने कहा है, पॉलिटिकल साइंस इज ए सुप्रीम साइंस, तो मैं भी कह सकता हूँ कि मेरे विद्यार्थी भी सुप्रीम स्टूडेंट्स बन जाएंगे। जिस रूप में समझाता हूँ वैसे समझते चलेंगे। चलिए बेटा, अब आज हम राजा के कार्य एवं शक्तियों की चर्चा करेंगे। ठीक है। अब ये समझाऊं उससे पहले मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ, जिसकी चर्चा देखो बेटा इन किताबों के अंतर्गत नहीं की जाती है, लेकिन एक शिक्षक का दायित्व है कि विद्यार्थियों को ये बातें बताई। मैंने संकेत दे दिया है पहले ही। जैसे जब हम तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययन करते हैं तो तुलनात्मक राजनीति में एक राजनीति वैज्ञानिक हैं, पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, आमंड एवं पावेल। कौन बेटा? आमंड एवं पावेल। और आमंड एवं पावेल ने, डेविड स्टन ने वास्तविक रूप में ये कहा है, विशेषकर आमंड पावेल ने, क्या कि भाई किसी भी देश की राजनीति आधुनिक तभी हो सकती है जबकि वहाँ संरचनात्मक विभिन्नीकरण हो। संरचनात्मक विभिन्नीकरण का मतलब ये है, ना केवल संरचनात्मक विभिन्नीकरण बल्कि भूमिका विभिन्नीकरण भी हो। इसका मतलब ये है कि भी कानून बनाने वाली संस्था अलग हो, कानून को लागू करने वाली संस्था अलग हो, और यदि कानून का उल्लंघन किया जाए तो दंड देने वाली संस्था अलग हो, जिसको कि सामान्य शब्दावली में हम व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका कह सकते हैं, है ना। लेकिन प्राचीन भारत के अंतर्गत ये संरचनात्मक विभिन्नीकरण नहीं था, इसलिए मैंने लिखा है संरचनात्मक विभिन्नीकरण का अभाव। अर्थात प्राचीन भारत में
जैसे मोंटेस्क्यू ने जो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया है, ये शक्ति पृथक्करण उस समय स्पष्ट रूप में नहीं था। जैसे आप देखेंगे कौटिल्य का जो राजा है, कौटिल्य का राजा विधि निर्माण से संबंधित कार्य भी करता है, कौटिल्य का राजा न्याय से संबंधित कार्य भी करता है, और कौटिल्य का राजा कार्यपालिका संबंधित कार्य भी करता है। मीन्स कौटिल्य का जो राजा है व्यवस्थापन, कार्यपालन और न्याय तीनों कार्य कर रहा है। आपके सामने ये बिंदु मैं बताऊंगा, इससे स्पष्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि प्राचीन भारत में जो है संरचनाओं का विभिन्नीकरण नहीं हुआ था, और जो संरचनाओं का विभिन्नीकरण नहीं बल्कि भूमि का विभिन्नीकरण भी नहीं था। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। जैसे कौटिल्य का राजा ही जो है कानून बना रहा है, राजा ही जो है न्यायिक फैसले सुना रहा है, राजा ही जो है कानून की क्रियान्विति कर रहा है, क्रियान्विति करवा रहा है, तो डेफिनेटली राजा ही व्यवस्थापक, कार्यपालक और न्यायपालक था। ये निश्चितता से हम कह सकते हैं। वैसे इतना नहीं है कि भाई प्राचीन भारत के अंतर्गत व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका इनकी चर्चा ही नहीं की गई थी। नहीं नहीं नहीं, इसके बारे में जब मैं प्राचीन भारत की राजनीतिक संस्थाएं समझाऊंगा तब चर्चा करूंगा, चूंकि यहाँ पर इसकी आवश्यकता नहीं है। तो मैंने केवल संकेत दिया है, इसलिए संकेत दिया है कि जब हम राजा की शक्तियों का अध्ययन करेंगे तो आप यहाँ देखेंगे व्यवस्थापन शक्ति भी होगी, कार्यपालन शक्ति होगी और न्यायिक शक्ति भी होगी, इसलिए मैंने बताया है। अच्छा, एक बात और यहाँ समझेंगे, सप्तांग, इसका मतलब क्या है बेटा? देखो, प्राचीन भारत के अंतर्गत राज्य निर्माण की 7 प्रकृतियाँ मानी जाती थी, राज्य निर्माण के 7 अंग माने जाते थे, राज्य निर्माण के 7 तत्व माने जाते थे, जिसको कि सप्तांग राज्य की धारणा या सप्तांग सिद्धांत के नाम से संबोधित किया जाता था। तो मनु ने भी सप्तांग सिद्धांत दिया या सप्तांग राज्य की धारणा दी, कौटिल्य ने भी, शुक्र ने भी, है ना। अब सप्तांग राज्य मतलब राज्य निर्माण के 7 तत्व। तो कौटिल्य ने कौन से बताए हैं राज्य निर्माण के 7 तत्व? पहला, राजा, जिसे स्वामी भी कहते हैं, स्वामी, अमात्य, स्वामी, अमात्य, जनपद, जनपद, फिर से बोल रहा हूँ, स्वामी, अमात्य, जनपद, नोट करें, जनपद, दुर्ग, दुर्ग, कोष, राजकोष, सेना, मित्र, 7 हो गए। अब इन 7 में प्रथम स्थान राजा को दिया गया है, और सप्तांग राज्य की धारणा में जो महत्वपूर्ण प्रथम अंग है वो राजा ही है, अर्थात स्वामी है। इसलिए बेटा कौटिल्य ने अपनी रचना अर्थशास्त्र के अंतर्गत राजतंत्रीय शासन प्रणाली का समर्थन किया है। कौटिल्य ने एक विस्तृत, केंद्रीकृत, शक्तिशाली राजतंत्रीय शासन प्रणाली का समर्थन किया है। कौटिल्य ने अपनी रचना अर्थशास्त्र के अंतर्गत, फिर से कह रहा हूँ, अर्थशास्त्र के अंतर्गत एक विस्तृत, वी मतलब विस्तृत, के मतलब केंद्रीकृत, विस्तृत, केंद्रीकृत, स मतलब शक्तिशाली, विस्तृत, केंद्रीकृत, शक्तिशाली राजतंत्रीय व्यवस्था की बात की है। लेकिन इसके साथ में कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र के अंतर्गत राजा के कर्तव्यों का भी उल्लेख किया है। तो अर्थशास्त्र के अंतर्गत राजा के कर्तव्य और शक्तियों का जो सुंदर समन्वय किया गया है वो प्रशंसा के काबिल है, तारीफ़े काबिल है, तारीफ़े काबिल है। क्या बोल रहा हूँ? तारीफ़े काबिल है, यस, प्रशंसा के योग्य है कि कर्तव्य की बात भी की, शक्तियाँ दी गई लेकिन कर्तव्य की बात भी की गई है। और एक बात और ध्यान रखेंगे, प्राचीन भारत के अंतर्गत व्यक्ति के जीवन का, सामाजिक जीवन का, क्या सामाजिक जीवन का कोई भी क्षेत्र हो, सब धर्म के अधीन था। धर्म का मतलब कर्तव्य, सब धर्म के अधीन था, तो राजा भी धर्म के अधीन है। राजा को दंड देने का अधिकार दिया गया था, लेकिन वो धर्म युक्त दंड होता था, अर्थात राजा धर्म के अधीन होता था। मैं प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के संदर्भ में धर्म की अवधारणा के ऊपर अलग से लेक्चर अपलोड करूंगा, तब ये बातें सारी बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पर अगर ये मैं बात बता दूंगा तो ये लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है बेटा, बस इतना ध्यान रखेंगे। प्राचीन भारत में धर्म का जो अभिप्राय लिया जाता था वह कर्तव्य विशेष लिया जाता था, सत्य विशेष लिया जाता। जैसे प्राचीन भारत में कहा जाता था सत्य ही धर्म है, धर्म ही सत्य है। अगर आप कर्तव्य का पालन कर रहे हैं इसका मतलब आप सत्य पर आधारित है, आप सत्य पर आधारित हैं इसका मतलब आप कर्तव्य का पालन करें, कर्तव्य का पालन करें मतलब आप धर्म पर आधारित हैं। तो ये बड़ा मतलब मैं ये कहूँगा कि धर्म की जो अवधारणा बड़ी विस्तृत है, बड़ी व्यापक है। वैसे संस्कृत के धृ धातु से इसकी उत्पत्ति हुई है, धृ का अर्थ होता है धारण करना, है ना। तो मैं ये कहूँगा कि सभी क्षेत्रों के अंतर्गत जिसका अपना जो कर्तव्य होता है उस कर्तव्य का पालन करना चाहिए। चलिए अब हम चर्चा करते हैं राजा के कार्य एवं शक्तियाँ। फिर मैंने यहाँ पृष्ठभूमि लिखा है, इसको आप लिखेंगे
नोट करें, मैंने केवल संकेत दिया है, मैं पूरा बोलूँगा यहाँ। कौटिल्य ने अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र के अंतर्गत, अर्थशास्त्र में 15 अधिकरण हैं, 15 अधिकरण है ना, है, और मनुस्मृति में 12 अध्याय है, मनु की मनुस्मृति में। कौटिल्य ने अपनी रचना अर्थशास्त्र के अंतर्गत एक विस्तृत, नोट करें, एक विस्तृत केंद्रीकृत, केंद्रीकृत का मतलब होता है शक्तियों का एक ही जगह एकत्रित होना, विस्तृत केंद्रीकृत शक्तिशाली राजतंत्र का वर्णन किया है। इसी के साथ में राजा के कर्तव्यों का भी उल्लेख किया है। राजा के कर्तव्यों के ऊपर मैं अलग से लेक्चर अपलोड करूंगा, ठीक है बेटा। चलिए अब हम एक एक शक्ति की बात करते हैं। नंबर 1, राजा ने शांति व्यवस्था बनाए रखना। देखिएगा राजा की जो पहली शक्ति कार्य वह है राज्य में शांति व्यवस्था बनाए रखना। मतलब राजा ये देखेगा कि अपने राज्य के अंतर्गत शांति व्यवस्था बनाए रखे। क्या? शांति व्यवस्था बनाए रखे। मैंने यहाँ लिखा शांति व्यवस्था, मतलब राजा ये निगरानी करेगा अपने अधिकारियों के माध्यम से, गुप्तचरों के माध्यम से, कि किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था नहीं फैले। वहाँ पर जो है किसी भी रूप में जाति जाति के बीच में कोई भी जो है संघर्ष नहीं हो, विवाद जैसी स्थिति नहीं हो, वहाँ शांति बनी रहे। और जितने भी जो असामाजिक तत्व हैं, जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, जो अपराधी हैं, उनको जो है राजा नियंत्रण में रखवाए। किसके माध्यम से? अपने जो है कर्मचारियों के माध्यम से। और गुप्तचर लगातार समय समय पर राजा को पूरा राज्य के बारे में जो भी घटनाएं हो रही हैं, जो कुछ भी जनता में वार्तालाप हो रहा है, वो सारा का सारा जो है घटनाक्रम राजा को बताया जाएगा। और उसके आधार से जो है राजा शांति और व्यवस्था का प्रयास करेगा। नंबर 1। 2, समाज व्यवस्था, सोशल सिस्टम, समाज व्यवस्था की रक्षा करना। बेटा ध्यान दें, यहाँ राजा का जो दूसरा कार्य है वह है समाज व्यवस्था की रक्षा करना। बेटा आपसे कोई पूछ ले कि समाज किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे सामाजिक संबंधों का जो जाल होता है ना, सामाजिक संबंधों का जो जाल होता है, ताना बाना होता है, उसको समाज कहते हैं। तो समाज व्यवस्था की रक्षा करना। अब प्राचीन भारत में समाज व्यवस्था का आधार क्या था? वर्ण आश्रम व्यवस्था, वर्ण आश्रम व्यवस्था। इसलिए राजा का सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य हो गया वो हो गया वर्ण और आश्रम व्यवस्था को बनाए रखना। मतलब चारों वर्ण के लोग अपने अपने वर्ण धर्म का पालन करें और चारों आश्रम के जो लोग हैं वो अपने अपने आश्रम धर्म का पालन करें। बेटा 4 वर्ण कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो चारों वर्णों के लोग अपने अपने धर्म का पालन करें, धर्मनिष्ठ करते हुए। जैसे ब्राह्मण है अध्ययन अध्यापन का काम करे, क्षत्रिय है रक्षा संबंधित कार्य करिए, वैश्य है व्यापार संबंधित कार्य करिए, शूद्र है ये जो है तीनों की सेवा संबंधित कार्य करेगा। तो राजा देखेगा ये आश्रम भी 4 हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। प्रत्येक आश्रम की कालावधि 25 वर्ष होगी। तो 4 आश्रम हो गए। उस समय व्यक्ति को 27 वर्ष मानी जाती। तो राजा ये देखेगा कि वर्ण धर्म और आश्रम धर्म का पालन हो रहा है या नहीं, और यदि ऐसा नहीं होता है तो राजा जो है दंड दे सकता है। राजा के पास दंड देने का अधिकार है, ठीक है बेटा। इसी के साथ में परिवार के, नोट करें, परिवार के संगठन की देख रेख भी जो है राजा के द्वारा की जाएगी। मतलब परिवार के अंतर्गत जो है किसी भी रूप में कोई गृह क्लेश होता है, पति पत्नी में कोई विवाद होता है, संपत्तियों को लेकर कोई विवाद होता है, तो इसकी रक्षा का काम भी जो है मैं ये कहूँगा कि परिवार व्यवस्था को बनाए रखने की जिम्मेदारी भी जो है राजा के पास होगी, ठीक है बेटा। तीसरा है राज्य के सप्तांग स्वरूप की रक्षा करना। बेटा ध्यान दें, राज्य के सप्तांग स्वरूप की रक्षा करना। प्राचीन भारत के अंतर्गत भले मनु हो, कौटिल्य हो, शुक्र हो, राज्य का जो स्वरूप था वो सप्तांग माना जाता था। मतलब राज्य निर्माण के 7 तत्व या 7 अंग या 7 प्रकृति मानी जाती थी। 7 तत्व, 7 अंग, 7 प्रकृति मानी जाती थी। तो राज्य के सप्तांग स्वरूप की रक्षा करना मतलब राजा का ये कार्य है कि जो राज्य का सप्तांग स्वरूप है उसकी रक्षा करे। चूँकि सप्तांग राज्य की अवधारणा के अंतर्गत, धारणा के अंतर्गत पहला जो अंग है वो राजा है ना। पहली प्रकृति राजा होगी और 6 प्रकृतियाँ और होगी। कौन कौन सी होगी? हैं, पहला हो गया स्वामी, उसके बाद में अमात्य, जनपद। पहला क्या हो गया? ये तो स्वामी राजा हो गया। फिर दूसरा अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, सेना, मित्र। तो राजा ही अन्य जो 6 प्रकृतियां हैं, अन्य जो 6 अंग हैं
उनकी देखरेख करेगा और राजा उन 6 प्रकृतियों की समृद्धि और उत्थान का प्रयास करेगा। क्योंकि अगर वो 6 प्रकृतियाँ जो है पतन की ओर अग्रसर हो रही हैं तो निश्चित राजा का भी पतन होगा। इसलिए राजा ही ये देखेगा कि राज्य के सप्तांग स्वरूप की रक्षा रहे। ठीक है, अब सप्तांग सिद्धांत आपको समझना है कि मैंने जो है मनु का अपलोड कर दिया है और इसके बाद में जो कौटिल्य की चर्चा जो है आगे आएगी ही। चलिए अब ध्यान दें, यहाँ राज्य की बाहरी आक्रमण से रक्षा करना तथा राज्य की सीमाओं का विस्तार करना। देखिएगा बेटा, राज्य का ये भी महत्वपूर्ण कार्य है, राजा का ये भी महत्वपूर्ण कार्य है कि राज्य की बाहरी आक्रमण से रक्षा करेगा। मतलब राजा केवल आंतरिक रूप में शांति व्यवस्था नहीं बनाए रखेगा बल्कि बाहरी रूप में भी जो है अन्य राज्य के द्वारा आक्रमण किया जाता है तो आक्रमण से रक्षा करेगा। ये तो आज भी किया जाता है भाई, आंतरिक रूप में शांति व्यवस्था बनाए रखेंगे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और बाहरी रूप में भी जो है बाहरी आक्रमण से रक्षा करेंगे। आज भी जो राज्याध्यक्ष होते हैं, शासनाध्यक्ष होते हैं, वो रक्षा करते हैं। तो राज्य की बाहरी आक्रमण से रक्षा करना था, राज्य की सीमाओं का विस्तार करना। अब कौटिल्य ने यहाँ एक बात जरूर कह दी, आज इसको विस्तारवाद की नीति कहा जाता है, साम्राज्यवाद की नीति कहा जाता है। किसको? सीमाओं के विस्तार को। अब कौटिल्य ने तो इसका समर्थन किया है अपने रचना अर्थशास्त्र में। जैसे कौटिल्य ने जो पर राष्ट्र संबंधी सिद्धांत दिया है या अंतर्राज्य संबंधी सिद्धांत दिया है, उसमें राज्यमंडल का सिद्धांत दिया है। राज्यमंडल के सिद्धांत में 12 राज्यों के समूह की बात करता है और उसके केंद्र में विजिगीषु राज्य होता है, विजिगीषु राजा होता है। विजिगीषु राजा का मतलब होता है विजय की इच्छा रखने वाला राजा। तो वास्तविक रूप में जो विजिगीषु राजा है वह लगातार अपनी सीमाओं का विस्तार करेगा और इसके लिए वह 6 गुणी नीति और नीति के 4 उपाय का प्रयोग करेगा। नीति के 4 उपाय में साम दाम भेद दंड आता है और 6 गुणी नीति के अंतर्गत है 60 गुणी नीति के अंतर्गत संधि विग्रह यान आसन द्वधिभाव और संश्रय। 6 मंत्र आते हैं। 6 मंत्र कौन से? संधि विग्रह यान आसन द्वधिभाव और संश्रय। तो इनका प्रयोग करते हुए वो है लगातार अपनी सीमाओं का विस्तार करेगा, जिसको कि आज जो है हमें कह सकते हैं स्वीकार नहीं किया जाएगा। आज ये प्रशंसा के काबिल नहीं है ये विचार, क्योंकि इसको विस्तारवाद साम्राज्यवाद की नीति कहा जाता है। लेकिन उन स्थितियों में कौटिल्य ने इसका समर्थन किया था कि राजा के द्वारा लगातार सीमाओं का विस्तार किया जाए। 5वां है शासन के विभिन्न पदों पर नियुक्तियां करना। अब बेटा एक तो आप यहाँ देखेंगे कि शासन के विभिन्न पदों पर नियुक्ति करना, तो आज ये नियुक्ति संबंधित कार्य कौन करता है? विशेषकर कार्यपालिका के द्वारा किया जाता है ना, जबकि यहाँ राजा ही नियुक्ति संबंधित कार्य कर रहा है। राजा ही शांति व्यवस्था बनाए रख रहा है, इसका मतलब कार्यपालिका संबंधित कार्य कर रहा है। राजा ही न्याय संबंधित कार्य कर रहा है, इसका मतलब न्यायपालिका संबंधित कार्य कर रहा है। और इसी के साथ में जो है राजा ही ये यहाँ पर आ गया, राजा के विधि निर्माण संबंधी कार्य, राजा ही विधि निर्माण का कार्य कर रहा है। इसका मतलब व्यवस्थापन, कार्यपालन और न्यायपालन, ये तीनों कार्य राजा कर रहा है। मतलब व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये तीनों कार्य राजा कर रहा है। तो इसका मतलब वहाँ पर प्राचीन भारत के अंतर्गत संरचनात्मक विभिन्नीकरण का अभाव था, आज की तरह शक्ति पृथक्करण का अभाव था, ऐसे भी कह सकते हैं। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत जिसे कि मोंटेस्क्यू ने दिया है। ठीक है बेटा, अब विभिन्न पदों पर नियुक्तियाँ ध्यान दीजिएगा। राजा के द्वारा ठीक से प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन हो, इसके लिए प्रधानमंत्री, अन्य मंत्रियों, अमात्यों, सेनापति, दूतों, न्यायाधीशों, गुप्तचरों की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, बस इतना पर्याप्त है। छठा है राजाज्ञा संबंधी कार्य। बेटा राजाज्ञा मतलब विधि निर्माण संबंधित कार्य, अर्थात राजा के द्वारा विधि निर्माण संबंधित कार्य भी जो है किया जाता था, क्योंकि प्राचीन भारत के अंतर्गत वास्तविक रूप में राजा के द्वारा जो आज्ञाएं दी जाती थी वही कानून होते थे, राजा का आदेशी कानून होता था। आज की तरह नहीं है कि संसद के द्वारा जो व्यवस्थापिका के द्वारा कानून बनाया जाएगा, ऐसा नहीं था उस समय। इसलिए मैंने पहले लिख दिया संरचनात्मक विभिन्नीकरण का अभाव था प्राचीन भारत के अंतर्गत। चलिए मैंने लिखा है यहाँ, सबसे पहले तो ये देखेंगे कि कौटिल्य ने अपनी रचना अर्थशास्त्र के अंतर्गत विधि के 4 स्रोत की बात की। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई कौटिल्य ने विधि के कितने स्रोत बताएं? 4 स्रोत बताएं। नाम लिखिए, तो नाम मैंने बता दिए। यहाँ विधि के 4 स्रोत माने हैं। नंबर 1 धर्म अर्थात वेद, नंबर 2 व्यवहार अर्थात धर्मशास्त्र या स्मृति, जैसे मनु स्मृति है, याज्ञवल्क्य की स्मृति है। फिर से धर्म अर्थात वेद, व्यवहार में धर्मशास्त्र या स्मृति आते हैं। आप ऐसे नोट कर सकते हैं, पहला स्रोत धर्म है, धर्म या वेद, दूसरा है व्यवहार अर्थात धर्मशास्त्र या स्मृति, और इसके बाद में तीसरा है चरित्र अर्थात सदाचार, और चौथा है राजशासन अर्थात राजाज्ञा। इनमें जो राजशासन या राजाज्ञा है यह विधि निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है, सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। और यहाँ वास्तविक रूप में जो राजाज्ञाएँ हैं वो लिखित रूप में होती हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। फिर से बता रहा हूँ,
विधि के 4 स्रोत बताए हैं कौटिल्य ने अपनी रचना अर्थशास्त्र के अंतर्गत, धर्म, व्यवहार, चरित्र और राजशासन। ठीक है, चलिए इसके बाद में कौटिल्य ने अपनी रचना अर्थशास्त्र के अंतर्गत 8 प्रकार की राजज्ञाएं स्वीकारी हैं। ये आपको नाम नोट करने, क्योंकि एग्जाम पूछ लिया जाता है कि कौटिल्य ने अपनी रचना अर्थशास्त्र में कितने प्रकार की राजज्ञाएं स्वीकारी हैं, उनके नाम लिखिए। अब इसकी व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है, आप केवल इसका नाम लिखिएगा, क्योंकि ये तो मैंने जो है शोध कर करके आपके सामने ये बात लेकर के आया हूँ। स्वयं मैंने अर्थशास्त्र पढ़ा है, अर्थशास्त्र में इसका उल्लेख किया गया है। बाकी इनकी व्याख्या करने बैठ जाऊँगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, व्याख्या की आवश्यकता नहीं है यहाँ। कौटिल्य ने 8 प्रकार की राजज्ञाएं स्वीकारी है। इन्होंने कहा कि 8 प्रकार की राजज्ञाएं हैं। नंबर 1 प्रज्ञापालन, 2 आज्ञा, 3 परिधान, 4 परिहार, 5 निसृष्टि, 6 प्रावर्तिक, 7 प्रतिलेख और 8 सर्वत्र। ये 8 प्रकार की राजज्ञाएं इन्होंने बताई हैं। तो इसका मतलब ये हो गया जो है राजाज्ञा संबंधी कार्य भी जो है कौटिल्य का राजा करेगा, या विधि निर्माण संबंधी कार्य राजा के द्वारा किया जाएगा, जो कि आधुनिक समय में व्यवस्थापिकाओं के द्वारा किया जाता है। और नियुक्तियों से संबंधित कार्य आधुनिक समय में कार्यपालिकाएं करती हैं, जबकि प्राचीन भारत के अंतर्गत राजा ही नियुक्तियां कर रहा है, राजा ही विधि निर्माण संबंधित कार्य कर रहा है और राजा ही न्याय संबंधी कार्य कर रहा है। इसका मतलब उस समय संरचनात्मक विभिन्नीकरण का अभाव था। क्या? संरचनात्मक विभिन्नीकरण का अभाव था। संरचना व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, राजनीतिक दल, दबाव समूह। तो आज तो व्यवस्थापिकाएं भी, कार्यपालिका भी, न्यायपालिका भी, पॉलिटिकल पार्टीज जो है, प्रेशर ग्रुप भी है, मतलब राजनीतिक दल भी हैं, है ना, दबाव समूह भी। तो वो प्राचीन भारत में इस तरीके से संरचनात्मक विभिन्नीकरण नहीं पाया जाता था। ठीक है बेटा। 7वां कार्य न्याय संबंधी, राजा के द्वारा न्याय संबंधी कार्य भी किया जाएगा। राजा स्वयं ये देखेगा कि राज्य के अंतर्गत किसी भी रूप में अन्याय तो नहीं हो रहा है, गरीब लोगों को परेशान तो नहीं किया जा रहा है, निर्दोष लोगों को किसी भी रूप में प्रताड़ित तो नहीं किया जा रहा है, परेशान तो नहीं किया जा रहा है। तो न्याय से संबंधित जितनी भी जो प्रक्रिया होती है उसकी देखरेख स्वयं राजा करेगा। ठीक है, तो लिखेंगे न्याय संबंधी कार्य। और 8वां है राज्य की समृद्धि हेतु विभिन्न आर्थिक कार्य। कौटिल्य ने अपनी रचना अर्थशास्त्र के अंतर्गत स्पष्ट रूप में लिखा है कि राजा के द्वारा राज्य की समृद्धि हेतु विभिन्न आर्थिक कार्य भी किए जाएंगे। आर्थिक कार्य भी जो है राजा के द्वारा किए जाएंगे। और डेफिनेटली चूंकि सप्तांग सिद्धांत के अंतर्गत ही राजकोष की चर्चा आती है। राज्य निर्माण के 7 तत्वों में कोष भी तो एक तत्व है। तो कोष, राजकोष भरा पूरा रहे, राजा इसका प्रयास करेगा। और राजकोष भरने के लिए धर्मपूर्वक तरीके से जनता से कर लगा करके धन इकट्ठा किया जाएगा। लेकिन कर धर्मपूर्वक तरीके से लगाया जाएगा, अधर्मपूर्वक तरीके से नहीं। जनता किसी भी रूप में प्रताड़ित, परेशान नहीं होनी चाहिए। ये बात कौटिल्य ने अपनी रचना अर्थशास्त्र में साफ शब्दों में लिखी है। चलिए अब आर्थिक कार्य में क्या कहेगा। सबसे पहला, आप चाहें तो यहाँ भी बिंदु बना सकते हैं, 8 बिंदु में सारे बिंदु बना सकते हैं। जैसे नंबर 1 कोष वृद्धि। राजा लगातार ये प्रयास करेगा कि भाई कोष की वृद्धि हो, राजकोष की वृद्धि हो, जिससे कि जब कोई आपातकाल की स्थिति आ जाए, कोई संकट आ जाए, तो ऐसी स्थिति में जो है अगर राजकोष भरा पूरा होगा, कोष भरा पूरा होगा, तो उसका सदुपयोग किया जा सकता है। इसलिए राजा लगातार ये प्रयास करेगा। दूसरा है कृषि के उत्थान। राजा के द्वारा लगातार कृषि के उत्थान संबंधित कार्य किया जाएगा। जैसे सिंचाई की व्यवस्था करेगा, है ना, किसानों को जो है बीज के लिए ऋण देगा, कर्जा देगा, और अगर ज़्यादा उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है तो उस कर्जे को जो है माफ़ भी कर दिया जाए। तो आज की सरकारें ऐसा करती हैं पूरी दुनिया के अंतर्गत। आप देखिएगा अगला है पशुधन की रक्षा व वृद्धि संबंधी कार्य। राजा के द्वारा पशुधन की रक्षा की जाएगी। पशुओं को बीमारी फैलती है तो इसका उपचार जो है राजा के द्वारा किया जाए। और इसी के साथ में जो है पशुधन की वृद्धि संबंधी कार्य भी किया जाए। अच्छी नस्ल के पशु हमारे सामने है। अच्छी नस्ल के पशुओं की जो है प्रजनन क्षमता को बढ़ाने के लिए जो है राजा के द्वारा प्रयास किया जाना चाहिए। भी सामान्य बात, इसमें ज़्यादा व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है। और आगे है व्यापार संबंधी कार्य। तो 4 कार्य लिख लेंगे आप 8 बिंदु। व्यापार संबंधी कार्य, राजा के द्वारा व्यापार संबंधी कार्य भी किया जाएगा, जिससे कि जो है राज्य की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ मजबूत हो सके। और जब राज्य की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ मजबूत होगी तो निश्चित रूप में वह राज्य अच्छे से विकास करेगा। अंतिम 9वां है प्रजा कल्याणकारी कार्यों को करना। प्रजा कल्याणकारी कार्यों को करना, ये तो स्पष्ट है कि भाई कौटिल्य ने अपनी रचना अर्थशास्त्र के अंतर्गत माना
राजतंत्र का समर्थन किया है, राजतंत्रीय शासन प्रणाली की चर्चा की है, लेकिन राजतंत्रीय शासन प्रणाली की चर्चा करते हुए भी इन्होंने लोक कल्याण की बात की है कि राजा के द्वारा लोक कल्याण से संबंधित कार्य किए जाएंगे, और इसी के साथ में राजा के कर्तव्य भी बताए हैं। तो राजतंत्र, कर्तव्य और लोक कल्याण, इसका सुंदर समन्वय कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलता है। बड़ी विचित्र बात है, विचारणीय विषय है ये कि कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में भले ही राजतंत्रीय शासन प्रणाली का समर्थन किया हो, लेकिन राजतंत्रीय शासन प्रणाली के समर्थन के साथ साथ लोक कल्याण की बात की है और राजा के कर्तव्य की ही बात की है। ये जरा ध्यान रखना। प्रजा कल्याणकारी कार्यों करना। अब प्रजा कल्याणकारी कार्यों के अंतर्गत आप चाहें तो इन सबको अलग से बिंदु बना सकते हैं। ये 9वां बिंदु है। आप इसके अंतर्गत प्रजा कल्याणकारी कार्य में कौन कौन से कार्य आएंगे, इन सब पर बिंदु बना सकते हैं। कैसे? जैसे स्वास्थ्य संबंधी कार्य, नोट करेंगे, स्वास्थ्य संबंधी कार्य, जनता के स्वास्थ्य की रक्षा करने से संबंधित कार्य राजा के द्वारा किया जाए, नंबर 1। नंबर 2, अग्नि व बाढ़, अग्नि व बाढ़ से रक्षा करे, अग्नि व बाढ़ से रक्षा करे। नंबर 3, दुर्भिक्ष, अकाल पड़ जाए तो इससे जनता की रक्षा करे। 3, शिक्षा व नैतिकता संबंधी कार्य। 4, हानिकारक जंतुओं से कृषि की रक्षा करना, है ना। जैसे मैं कहूँगा यहाँ टिड्डी होती हैं, चूहे होते हैं, इनकी जो है किसी न किसी रूप में जो कृषक होते हैं, इनकी जो है इस रूप में व्यवस्था की जाए जिससे कि इनकी फसल नष्ट नहीं हो। तो हानिकारक जंतुओं से कृषि की रक्षा करना। इसके बाद में हिंसक पशुओं से रक्षा करना, हिंसक पशुओं से रक्षा करना। हिंसक पशुओं के अंतर्गत जैसे मान लीजिएगा हम ये कहेंगे कि विभिन्न प्रकार के जो हिंसक पशु होते हैं, जो जंगली जानवर होते हैं, जिसके अंतर्गत शेर, बाघ, चीता इत्यादि दुनिया भर के जो है जंगली जानवर आते हैं। तो हिंसक पशु से रक्षा करना। यहाँ राजा एक काम और करेगा, कौटिल्य लिखा है कि हिंसक पशुओं से कोई व्यक्ति यदि जनता की रक्षा करता है अपनी जान को जोखिम में डालकर, तो राजा के द्वारा उस व्यक्ति को पुरस्कृत किया जाना चाहिए, अगर कोई व्यक्ति ऐसा साहस करता है तो। अगला है धर्म व संस्कृति की रक्षा। धर्म व संस्कृति की रक्षा संबंधित कार्य भी राजा के द्वारा किया जाना चाहिए। और वैसे भी देखा जाए प्राचीन भारत के अंतर्गत सब कुछ धर्म के अधीन था। असहायों की रक्षा तथा निर्धनों की मदद संबंधी कार्य। अब जो असहाय लोग हैं, जैसे मान लीजिएगा बच्चा है, स्त्री है ना, बांझ है, विधवा है, वृद्ध है, तो इन सब की जो है रक्षा राजा के द्वारा की जाए। तो वर्तमान समय में आप देख सकते हैं, विशेषकर हम भारत की चर्चा करें तो हमारे राज्य के द्वारा कल्याणकारी कार्य किए जाते हैं, लोक कल्याणकारी कार्य किए जाते हैं। तो वृद्धों की वृद्धावस्था पेंशन दी जा रही है। इसी के साथ में जो विधवा हैं, और मैं कहूँगा कि जो बच्चे हैं, तो इन सब की सुरक्षा से संबंधित जो है हमारे यहाँ पर कानून बनाए गए हैं। आज की बात कर रहा हूँ मैं ये। तो असहायों की रक्षा तथा निर्धनों की मदद संबंधी कार्य, अर्थात जो गरीब लोग हैं उनकी जो है मदद की जानी चाहिए राजा के द्वारा, जिससे कि वो भी जो है अपना जीवन यापन अच्छे से कर सके। तो ये जो है प्रजा कल्याणकारी कार्यों के अंतर्गत आ जाते हैं। कितने बिंदु बन गए यहाँ प्रजा कल्याणकारी कार्यों के अंतर्गत? स्वास्थ्य 1, अग्नि व बाढ़ से रक्षा 2, दुर्भिक्ष 3, शिक्षा व नैतिकता से संबंधित कार्य 4, हानिकारक जंतुओं से कृषि की रक्षा करना 5, हिंसक पशुओं से रक्षा करना 6, धर्म और संस्कृति की रक्षा करना 7, असहायों की रक्षा तथा निर्धनों की मदद संबंधी कार्य 8। ये 8 बिंदु इसमें बन जाते हैं 9 बिंदु में, और 8 बिंदु में 4 बिंदु बन जाते हैं। आप चाहें तो ये भी बिंदु अलग से बना करके इनकी व्याख्या कर सकते हैं। तो विस्तृत रूप में आप जो है कौटिल्य के राजा की शक्तियों को समझ सकते हैं। अब हम निकालते हैं इसका निष्कर्ष। अब बेटा निष्कर्ष क्या निकालें? देखो, ये तो स्पष्ट है कि कौटिल्य ने अपनी रचना अर्थशास्त्र के अंतर्गत राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली की बात की है और राजा को विस्तृत केंद्रीकृत शक्तियाँ प्रदान की हैं। मतलब विस्तृत, केंद्रीकृत और शक्तिशाली राजा की बात की है। विस्तृत, केंद्रीकृत और शक्तिशाली। अब आप देख सकते हैं कि राजा के पास सारी शक्तियाँ हैं। व्यवस्थापन, कार्यपालन और न्यायिक तीनों कार्य जो है राजा ही तो कर रहा है, तो निश्चित रूप में राजा शक्तिशाली होगा। लेकिन इतना होते हुए भी कौटिल्य ने अपनी रचना अर्थशास्त्र के अंतर्गत ये बात स्पष्ट रूप में कही है कि राजा धर्म के अधीन होगा। राजा के कुछ कर्तव्य होंगे, उन कर्तव्यों का पालन करेगा। इसका मतलब कौटिल्य का राजा निरंकुश नहीं हो सकता, जिसकी चर्चा की हम कल करेंगे। राजा का नियंत्रण, अर्थात क्या कौटिल्य का राजा निरंकुश है, इसकी चर्चा हम कल करेंगे। यहाँ मैंने केवल संकेत दिया। तो निष्कर्ष निकालें। निष्कर्ष है कौटिल्य ने अपनी रचना अर्थशास्त्र के अंतर्गत राजा के व्यापक कार्यों का
वर्णन किया है। लिखे यहाँ पर, राजा के व्यापक कार्यों का वर्णन किया है, विस्तृत कार्यों का वर्णन किया है। क्या? राजा के व्यापक कार्यों का वर्णन किया है। कौटिल्य ने अपनी रचना अर्थशास्त्र के अंतर्गत राजा के द्वारा जनहित संवर्धक कार्यों का वर्णन किया है। जनहित संवर्धक कार्यों का वर्णन किया है, लोक कल्याणकारी कार्यों का वर्णन किया है। ये बात स्पष्ट है। अगला, एकमात्र लक्ष्य प्रजाहित। अब भले ही कौटिल्य ने अपनी रचना अर्थशास्त्र में राजतंत्रात्मक व्यवस्था का समर्थन किया है, लेकिन जो राजा होगा वो राजा अपने आप में जो है साध्य नहीं है, बल्कि राजा जनता का साधन है। इसलिए एकमात्र लक्ष्य प्रजाहित है। इसलिए जो राजा होगा, राजा के जो व्यापक कार्य, उन सब का एकमात्र लक्ष्य प्रजाहित, जनहित, लोकहित, प्रजाहित, बड़ी महत्वपूर्ण बात है, प्रजाहित। तो इस आधार पर कहा जा सकता है कि कौटिल्य का राज्य अपने आप में साध्य नहीं है, बल्कि प्रजाहित की प्राप्ति के लिए कौटिल्य का राजा एक साधन बन जाता है, एक उपकरण बन जाता है। साध्य तो क्या है? कौटिल्य के राजा की बात करते हैं तो कौटिल्य का राजा अपने आप में एक साधन है, उपकरण है, जबकि साध्य क्या है? प्रजाहित, जनहित, लोकहित। ठीक है। फिर आगे लिखा मैंने, स्वामी होकर भी प्रजा सेवक के दायित्व को निभाता है। कौटिल्य ने अपनी रचना अर्थशास्त्र के अंतर्गत भले ही राजा की व्यापक शक्तियाँ बताई हो, भले ही राजा को विस्तृत और केंद्रीकृत शक्तियाँ प्रदान की हों, लेकिन इतना होते हुए भी कौटिल्य ने अपनी रचना अर्थशास्त्र के अंतर्गत जो है स्पष्ट रूप में लिख दिया है कि राजा स्वामी होकर भी, राजा स्वामी कोष्टक में लिखा मैंने, स्वामी, भाई राजा को स्वामी भी कहा जाता है, राजा स्वामी होकर भी प्रजा सेवक के दायित्व को निभाता है। भले ही ये है स्वामी है, इसको स्वामी कहा है, जनता का स्वामी है, राज्य का स्वामी है, लेकिन ये स्वामी होकर भी प्रजा सेवक के दायित्व को निभाता है। क्या? प्रजा सेवक के दायित्व को निभाता है, अर्थात जनता की सेवा के दायित्व को ये निभाता है। कौन? कौटिल्य का राजा। अतः ये कहा जा सकता है कि भले ही कौटिल्य का राजा स्वामी है, भले अर्थशास्त्र में इसको स्वामी की संज्ञा दी गई है, लेकिन वाकई जो राजा है वो अपने आप में साध्य नहीं है, बल्कि प्रजा हित के लिए एक साधन है। और इसी के साथ में राजा स्वामी होकर भी वास्तविक रूप में ये स्वामी नहीं है, बल्कि ये सेवक है, प्रजा का सेवक है। और जो ये प्रजा सेवक शब्दावली है, मैं कह सकता हूँ कि हमारे भारत के वर्तमान समय के जो प्रधानमंत्री हैं माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, वो भी हमेशा एक ही बात बोलते हैं जब अपनी स्पीच देते हैं। क्या बोलते हैं? कि मैं देश का प्रधानमंत्री नहीं बोल रहा, बल्कि मैं देश का प्रधान सेवक बोल रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ? प्रधान सेवक। अब हमें किसी पार्टी विशेष से को लेना देना नहीं है, हम तो सिर्फ यहाँ ये कहेंगे कि शब्दावली क्या है। तो ये शब्दावली जो है ये कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कही गई है कि जो राजा होता है, भले ही वहाँ उन्होंने इसको स्वामी कहा है, लेकिन ये वास्तविक रूप में स्वामी होकर भी राजा है, जो स्वामी है, मालिक है, राज्य का स्वामी है, लेकिन ये स्वामी होकर भी वास्तविक रूप में क्या है? प्रजा सेवक है, क्योंकि प्रजा सेवक के दायित्वों को निभाता है। क्यों? क्योंकि इसका एकमात्र लक्ष्य प्रजाहित है, जनहित है, लोकहित है, मतलब जनता के हित को ध्यान में रखना है। इसीलिए कौटिल्य ने अपने रचनाशास्त्र में साफ शब्दों में लिखा है क्या? कि प्रजा का हित ही राजा का हित है, प्रजा का सुख ही राजा का सुख है, प्रजा के हित सुख के बिना राजा का भी कोई हित और सुख नहीं होता है। यह है बात कौटिल्य ने अपने रचनाशास्त्र में साफ रूप में लिखी है, स्पष्ट रूप में लिखी है। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि कौटिल्य के राजा का एकमात्र लक्ष्य प्रजाहित, जनहित, लोकहित है, और कौटिल्य का राजा स्वामी होकर भी प्रजा सेवक, लोक सेवक, जन सेवक के दायित्व को निभाता है। ठीक है, ये हो गया कौटिल्य के राजा संबंधी विचार में राजा के कार्य एवं शक्तियाँ। मुझे विश्वास है आप राजा के कार्य एवं शक्तियों को अच्छे से समझ गए होंगे। कल हम चर्चा करेंगे राजा का नियंत्रण, अर्थात क्या कौटिल्य का राजा निरंकुश हो सकता है? यस। तो मुझे विश्वास है आप कौटिल्य के राजा के कार्य और शक्तियों को अच्छे से समझ गए होंगे। यस बेटा, ओके, थैंक यू वेरी मच।
थैंक यू वेरी मच।